फिर हमारे पास आ जाते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। द नर्वस सिस्टम ऑफ मैन इज़ द मोस्ट एडवांस, हाईली डेवलप, इट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म, सबसे ज़्यादा डेवलप फॉर्म और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम किसका होता है? मैन का होता है। ये सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। इसमें दो तरह की टाइप्स आती हैं। नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर में मौजूद है और उसके स्ट्रक्चर्स भी अलग हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो बॉडी की पेरिफेरी में मौजूद है, जो कि हमारे पास क्रेनियल नर्व्स बनाती हैं और स्पाइनल नर्व्स बनाती हैं। ठीक है, ये PNL जब मैंने बताऊंगी तो मैं आगे और भी बताऊंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कि किस तरह से फॉर्म होता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट होता है? ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अप टू 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये बात आपको मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? 100 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है। जिस तरह किडनी बनी हुई थी ना 100 बिलियन नेफ्रॉन से, इस तरह से ब्रेन बना हुआ है न्यूरॉन से। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर प्रोटेक्टेड इन फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन बताई हुई है कि वो किस तरह से बॉडी में प्रोटेक्ट हुए हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सेंसिटिव पार्ट है पूरी बॉडी का, तो इसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो प्रोटेक्शन किस तरह से, ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? बाय क्रेनियम, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कल एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। क्रेनियम का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में कि ब्रेन बॉक्स इस तरह से फॉर्म होता है। ब्रेन बॉक्स इसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो वो उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रेनियम बोल रहे हैं। फिर आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। न्यूरल आर्चेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से प्रोटेक्ट हुई हुई होती है? इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है कि वर्टिब्राज होती हैं, छोटी छोटी सी वर्टिब्रीज होती हैं। उन वर्टिब्री के अंदर एक कैनाल होता है। वर्टिब्रा इज अ बोन, बोन के अंदर एक कैनाल है। उस कैनाल के अंदर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है। तो बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज नहीं है, बल्कि बोनी कवरिंग के अंदर मौजूद है। वो बोनी कवरिंग क्या है? वर्टिब्राज है। ठीक है, वर्टिब्री है और वर्टिब्री के अंदर क्या मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर। देन CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बिटवीन द सॉरी इससे पहले मेनिंजीज है। beneath the cranium the brain and spinal cord are protected by triple layers of tough connective tissue called meninges। ठीक है, क्रेनियम हो गया, ऊपर क्या हो गया? ब्रेन के लिए क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्या हो गई? वर्टिब्रल कॉलम। ये तो हो गई बोनी कवरिंग। बोनी कवरिंग के बाद आती है कुछ मेम्ब्रेनस कवरिंग। मेम्ब्रेनस कवरिंग को हम कहते हैं मेनिंजीज। मेनिंजीज क्या होती हैं? पूरे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ होता है 3 लेयर ने, 3 थैलियाँ चढ़ी हुई होती है, समझ जाए। जिसमें उनके नाम वैसे होते हैं पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर। नाम आपके लेवल पे नहीं, आप छोड़ दें। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं मेनिंजीज। क्या कहते हैं? मेनिंजीज। हम अलग अलग से नहीं पढ़ते, हम एक साथ ही पढ़ते हैं, तीनों को मिला के मेनिंजीज। तो ये हो गई मेम्ब्रेनस कवरिंग। इसके बाद आ जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF। Between the layer of meninges, there is a plasma-like fluid which passes the neuron of brain and spinal cord. It's called cerebrospinal fluid. It cushions against the bumps and jolts. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? ये फ्लूइड होता है जो कि इन लेयर्स के दरमियान होता है, इन मेनिंजीज के दरमियान भी होता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में के स्पेस में भी मौजूद होता है। ठीक है, करता क्या है? वो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो वहाँ पे होते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, ये फ्लूइड जो है ना उसमें मौजूद होता है। सारे न्यूरॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये फ्लूइड क्या करता है? जहाँ पे भी फ्लूइड होगा ना उसका आप एक काम तो फिक्स कर दें, शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, ट्रॉमा वगैरह से बचाता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी, ठीक है, यहाँ पे हो गई नर्वस सिस्टम ऑफ मैन की प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? क्रेनियम पढ़ा, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, ब्रेन के लिए क्या आ गया? क्रेनियम हो गया जो कि ब्रेन बॉक्स हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्टिब्रल कॉलम आ गया। फिर उसके बाद मेम्ब्रेनस कवरिंग आ गई जिसे हमने मेनिंजीज कह दिया। फिर हमारे पास क्या गया? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आ गया। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के बाद ब्रेन और उसके पार्ट्स हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रेन डिवाइड हुआ है और कौन से पार्ट के क्या क्या
फंक्शंस होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम डॉर्सल hollow nerve cord which is well protected in cranium of skull and composed of interneuron and the seat for our intelligence learning memory is called brain। ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट बताइए कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में क्या होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, उसके बाद जो है उस हॉलो नर्व कॉर्ड के अपर पार्ट में क्या होती है, स्वेलिंग होती है, वो थोड़ा सा सूजता है, थोड़ी सी सूजन सी आती है और वो बनाती है वेसाइकल्स बनाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन वेसाइकल्स। ठीक है, वो वेसाइकल्स जो है वो 3 वेसाइकल बनाती हैं। ठीक है, फिर वो मज़ीद डिवाइड होती हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइडन ब्रेन में। ठीक है, क्या होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड जो आपने पढ़ा होगा फाइलम कॉर्डेटा, उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, फेरेंजियल गिल्सलेट्स होती हैं, छोटे से फर्दर डिटेल्स में हम उसकी नहीं जाएंगे, बस हम नर्व कॉर्ड की पढ़ लेंगे। ये जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है उसका अपर पोर्शन स्वेल होता है, वो बना देता है हेड रीजन में ब्रेन। पहले तो वो 3 वेसाइकल बनाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फिर जो है नीचे की एक्सटेंशन क्या बना देती है, स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर क्या बन जाता है, ब्रेन बन जाता है। ये किसके अंदर प्रोटेक्ट हुआ होता है, ब्रेन बॉक्स ऑफ द स्कल, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, जो इसके पास जो है इंटरन्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, आपको पता है, मैं आपको हर उसमें यही रिपीट करती हूँ कि ब्रेन में कौन से न्यूरॉन होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है यही करते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है 3 पार्ट्स में, वही मैंने कहा था ना 3 वेसाइकल बनती हैं, तो वही 3 पार्ट लगे, पहले फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। अब आ जाते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन को मज़ीद हमने डिवाइड किया हुआ है 2 रीजन में, एक हम बोलते हैं टीलेंसिफेलॉन, एक हम बोलते हैं डायंसिफेलॉन। ठीक है, इससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूँ कि फोर ब्रेन होता है पहले, फिर उनके दरमियान में मिड ब्रेन होता है, फिर हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्रोजेंसिफेलॉन भी है। ठीक है, और प्रोजेंसिफेलॉन को या फोर ब्रेन को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, टीलेंसिफेलॉन एंड डायंसिफेलॉन। तो फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट क्या है, टीलेंसिफेलॉन। टीलेंसिफेलॉन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम इज कॉल्ड टीलेंसिफेलॉन। ठीक है, टीलेंसिफेलॉन कहेंगे या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे, एक ही बात है। ठीक है, टीलेंसिफेलॉन के अंदर क्या है, पूरे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों को मिला के हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। ठीक है, या सेरिब्रम एक की अगर हम बात करें तो बोलेंगे सेरिब्रम, और पूरी की हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम भी कह सकते हैं। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है लार्जेस्ट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं टीलेंसिफेलॉन। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, वही बात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरा कंप्लीट अगर हम बोलेंगे तो क्या है, सेरिब्रम है, उसका जब हम डिवाइड कर देंगे 2 हाफ में, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, तो क्या कराएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। Each hemisphere consists of an outer gray matter. Each hemisphere is consists of an outer gray matter और cerebral cortex and inner white matter। इसके अंदर क्या होता है, outer gray matter होता है और inner क्या होता है, white matter होता है। outer part क्या होता है, ग्रे होता है, inner क्या होता है, white होता है, जबकि spinal cord में उल्टा होता है, spinal cord में outer white होता है और inner क्या होता है, ग्रे होता है। Now, cerebral cortex is the largest and the most complex part of the human brain. It is highly convoluted to occupy the great number of interneurons. Cerebral cortex सबसे highest and सबसे complex and convoluted part है human brain का। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। द टू हेमिस्फीयर कम्युनिकेट विद ईदर बाय लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। जो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, किसके थ्रू, कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से दोनों की कोऑर्डिनेशन भी हो जाती है। सेरिब्रम के क्या पार्ट है, सेरिब्रम जो है 4 लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए ऊपर डायग्राम देखें, जो कलरफुल डायग्राम है, जो बड़ा सा पिंक है वो है फ्रंटल लोब, फिर जो ब्लू वाला वो है पैराइटल लोब, जो कान के ऊपर थोड़ा सा होता है वो कहलाता है टेम्पोरल लोब, और जो बैक साइड पे होता है वो कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब्स हैं पूरे। ठीक है, हमने क्या बोला, फोर ब्रेन के 2 पार्ट है, टीलेंसिफेलॉन, डायंसिफेलॉन। टीलेंसिफेलॉन हमने कहा कि पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं 2, या फिर सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम को हमने कहा 4 लोब्स में डिवाइड किया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। इस हर लोब के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग
काम है। हम देखते हैं कंबाइंड फंक्शन सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम इज कंसर्न विद इंटेलिजेंस ऑफ मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग एंड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ all voluntary action. It is involved in all conscious activities. It coordinated different senses together. सारा मेन काम, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, IQ, लर्निंग, मेमोरी, सारा काम किसका है? सेरिब्रम का है। मोटर एक्टिविटीज को किस तरह कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है, ये सब काम किसका है? सेरिब्रम का है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है सेरिब्रम। अब फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट हम पढ़ लेते हैं, जो कि है डायनसिफ्लॉन। पहला हमने क्या पढ़ा? टीलेंसिफ्लॉन। अब हम पढ़ रहे हैं डायनसिफ्लॉन। डायनसिफ्लॉन के मजीद दो पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। क्या होते हैं? थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि ब्रेन के तीन वेसिकल होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने मजीद डिवाइड किया टीलेंसिफ्लॉन एंड डायनसिफ्लॉन में। तो ऊपर हमने टीलेंसिफ्लॉन के पार्ट्स पढ़े, अब हम डायनसिफ्लॉन पढ़े। तो डायनसिफ्लॉन में मजीद हमारे पास दो आ जाते हैं, जिसमें थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम आता है। तो थैलेमस का काम क्या है? द क्लियरिंग हाउस फॉर सेंसरी इम्पल्स इज कॉल्ड थैलेमस. It receives them from different parts of the brain and relay them to the appropriate part of the motor cortex. It also involves the perception, pleasure and pain. देखिए थैलेमस क्या होता है? थैलेमस को एक इजी वर्ड से आप रिलेट कर दें कि थैलेमस जो ना चेक पोस्ट की तरह से काम करता है। चेक पोस्ट क्या होती है? जब आप कहीं जाते हैं आर्मी या नेवल ऐसी जगहों पे, तो वहाँ पे क्या होता है? चेक पोस्ट बनी हुई होती है आर्मी की। तो आप जो है डायरेक्टली नहीं जा सकते अंदर, पहले आपको अपनी एंट्री चेक पोस्ट पे देनी होगी। वो आपका सब चेक वैक करेंगे, आप ठीक है, फिर वो आपको जो ना आपकी जगह पे भेज देंगे कि हाँ आप यहाँ जाएँ, आप वहाँ जाएँ, ठीक है। तो इसी तरह से थैलेमस काम करता है चेक पोस्ट के लेवल पे। चेक पोस्ट के तौर पे काम करता है किस तरह से कि बॉडी में जितनी भी इम्पल्स होती हैं वो सब आती हैं डायरेक्ट ब्रेन में नहीं चली जाती, डायरेक्ट ब्रेन के कॉर्टेक्स में नहीं चली जाती, पहले ये जाती है थैलेमस के पास। थैलेमस जो है सारी इम्पल्स का रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है। सारी इम्पल्स यहाँ पे रिले करती हैं, रुकती हैं, ठीक है, रुकती हैं। थैलेमस इनको डायरेक्ट करता है, चेक करता है, उसके बाद फिर थैलेमस ना उसको डिफरेंट पार्ट्स पे ब्रेन के भेज देता है। डिपेंड करता है कौन सी स्टिमुला है। जैसे कि ब्रेन में जो है पूरा ब्रेन डिवाइडेड हुआ हुआ है बहुत सारे एरियाज़ में। उसमें स्पीच का एरिया अलग है, उसमें बोलने का एरिया अलग है, उसमें सोचने का एरिया अलग है, उसमें काम करने का एरिया अलग है, उसमें हर चीज़ का विजुअल एरिया अलग है, हर चीज़ का डिफरेंट एरिया है। तो थैलेमस क्या करता है कि सारी इम्पल्स रिसीव करता है, उसके बाद जो है ना उसको ब्रेन में उसके जिन जिन जगहों पे उनको भेजना होता है ना, विजुअल परसेप्शन है तो विजुअल स्टिमुलाई को विजुअल एरिया में भेजेगा, स्पीच का है तो स्पीच एरिया में भेजेगा। तो ये सब काम कौन करता है? थैलेमस करता है, ठीक है। फिर आता है, अच्छा, और दूसरा काम इसका क्या होता है कि ये प्लेजर और पेन की परसेप्शन भी करता है, खुशी और गमी के जो एहसास होते हैं वो भी यहीं से आते हैं। फिर आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। द लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड इन एंड बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। लिम्बिक सिस्टम का मौजूद है बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम मौजूद है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिलके ये बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं या बॉर्डर लाइन भी कहलाते हैं लिम्बिक सिस्टम के लिए। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिलके लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, तो उनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम। Parts of the limbic system. The limbic system consists of hypothalamus, amygdala and hippocampus. Limbic system में कौन कौन आ रहा है? Hypothalamus, amygdala and hippocampus. ठीक है। Hypothalamus का काम क्या है? Is a part of the limbic system which is called thermostat of the body. ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस है वो किसके तौर पे काम करते हैं? थर्मोस्टैट के तौर पे काम करते हैं। थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी से क्या मुराद है? टेम्परेचर रेगुलेटर। हमने जो है हाइपोथैलेमस का रोल चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, ठीक है। चैप्टर 1 में होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को ये सेट पॉइंट पे सेट करता है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी कहलाता है। द हाइपोथैलेमस इज इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस. It regulates pituitary gland. It also regulates body temperature, blood pressure, hunger, thirst, aggression, pleasure and pain. ये क्या करता है? ये होम्योस्टेसिस तो रेगुलेट करता है, ये इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा इसका एक और काम क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, भूख प्यास को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, अग्रेशन, गुस्से को, खुशी को, गमी को, इन सब सेंसेशन इमोशंस को कौन करता है? हाइपोथैलेमस।
उसके बाद आ जाता है अमेगडाला। द अमेगडाला प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेजर, पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल, स्टिमुलेशन, इट ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन फीलिंग ऑफ फेयर। ठीक है, अमेगडाला का काम क्या होता है कि खुशी का इजहार होना, पनिशमेंट का खौफ होना, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलेट होना, इसके अलावा फेयर का मतलब डर का खौफ, ठीक है, ये सारी फीलिंग्स कहाँ से आती है, अमेगडाला करता है। फिर आ जाता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। मेमोरी स्टोर करने में किसका काम होता है, हिप्पोकैम्पस का होता है। अभी हम आगे एक डिजीज़ ही पढ़ेंगे जहाँ पे जो है हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन डीजनरेट हो जाते हैं, तो फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, मतलब वो चीज़ें भूल जाते हैं, नाम, याददाश्त, हर चीज़ उनकी जो ना भूलने लग जाते हैं। तो ये भी आपको, और हिप्पोकैम्पस वहाँ पे भी रिवाइज हो जाएगा। आफ्टर फोर ब्रेन हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन या फिर मीजनसिफलॉन। इन मैमल्स मिड ब्रेन इज रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, मैमल्स के अंदर मिड ब्रेन वेरी स्मॉल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑप्टिक लोब विच आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 स्मॉल बॉडीज। ये ऑप्टिक लोब में कंसिस्ट हुआ हुआ होता है और इसके अंदर 4 स्मॉल स्ट्रक्चर्स आते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। फंक्शन देख लेते हैं इसका। अच्छा, मिड ब्रेन के बारे में एक और बात की जाती है कि कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कनेक्शन होता है, कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। इट रिसीव सेंस इन्फॉर्मेशन लाइक विजन एंड ऑडोर। ये जो है इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है विजन की और ऑडोर की। ठीक है, इट रिसीव सेंस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड देम टू द फोर ब्रेन। वही बात है कि सेंस इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा फोर ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, और उसको डायरेक्ट करेगा कहाँ पे, फोर ब्रेन में। देन हमारे पास मिड ब्रेन में इतना ही था, मिड ब्रेन छोटा सा है हमारे पास। फिर आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, रोम्बेनसिफलॉन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबैलम, पॉन्स एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, हाइंड ब्रेन के पास क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्नीजिंग, कफिंग, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, हिकअपिंग एंड स्वेलिंग। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है टॉप पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। ये क्या काम करता है, इसका काम होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो खुद ब खुद बॉडी में होने वाले एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि स्नीजिंग, छींकना, हिकअपिंग, हिचकी लेना, कफिंग, खांसना, हार्ट बीट, जो हार्ट रेट होता है उसको करना कंट्रोल, स्वेलिंग मतलब निगलना, स्वेलो करना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है सेरिबैलम। सेरिबैलम क्या काम करता है, द सेरिबैलम लाइज shortly behind the optic lobes. It is highly convoluted to the large in mammals and then other mammal animals. ठीक है, सेरिबैलम क्या होता है, डॉर्सली मौजूद होता है, अलग से एक स्वेलिंग टाइप की मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं सेरिबैलम। सेरिबैलम क्या करता है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, ज़्यादा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लिपटा हुआ एक दूसरे के अंदर होता है, और ये मैमल्स के अंदर बड़ा होता है बाकी एनिमल्स के मुकाबले में। इसका फंक्शन क्या है, द सेरिबैलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंट्रोलिंग मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इट स्पेशली मेंटेन बैलेंस एंड ऑल्सो पोजिशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस। सेरिबैलम का काम क्या होता है, ये सारी फाइन एक्टिविटीज़ करवाता है, इसके अलावा बैलेंस मेंटेन करता है। जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं या सीधे चल रहे हैं, तो ये कौन करवा रहा है, ये बैलेंस कौन करवा रहा है, सेरिबैलम करवा रहा है। ठीक है, अगर सेरिबैलम ख़राब होगा तो आप जो है स्ट्रेट लाइन में चल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपकी गेट ख़राब हो जाएगी, बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर सकते, पोजीशन सेंस नहीं मेंटेन कर सकते। ये सारा काम होता है सेरिबैलम का। इसके अलावा सेरिबैलम जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कराती हैं, जो फाइन एक्टिविटीज़ होती है जैसे ड्राइंग, स्केचिंग, पियानो, टाइपिंग, इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज़ है ना, ये सेरिबैलम कोऑर्डिनेट करवाता है। एक मसल्स को दूसरे मसल से किस तरह से कोऑर्डिनेशन करवानी, ये सारा काम किसका है, सेरिबैलम का है। तो फाइन एक्टिविटीज़ अगर कहीं पे भी आ जाए तो वो सारा आप किस में क्या लिखेंगे, सेरिबैलम लिखेंगे। फिर आ जाते हैं पॉन्स। पॉन्स रेगुलेट एक्टिविटीज़ लाइक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग। पॉन्स से रेगुलेट करता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कराता है, ये भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग साइकिल को भी करता है। फेशियल एक्सप्रेशन की एक मज़े की बात है, जैसे अगर हमसे कोई पूछता है या कोई ऐसा गेस्ट आ जाए हमारी पसंद का, तो हमारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, बिल्कुल हम हंसने लग जाते हैं। कभी कभार हमारा फेस बिल्कुल ही चिढ़ने वाला हो जाता है किसी को देख के, या कभी हम सैड हो रहे होते तो हमारे एक्सप्रेशन जो खुद ब खुद आ रहे होते हैं ना फेस पे, सडन एक्सप्रेशन जो होते हैं जो खुद ब खुद आ रहे हैं, ये पॉन्स रेगुलेट करता है, ये हम नहीं करते। ये फेशियल एक्सप्रेशन सारे कौन लेके आते हैं, पॉन्स की वजह से होता है। फिर आता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन लाइज इन पॉन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ लाई करते हैं, पॉन्स के अंदर, मेडुला एंड मिड ब्रेन, ये तीनों के अंदर क्या होती है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है।
इसका काम क्या होता है? मॉनिटर्स द मैसेज टू द ब्रेन विच शुड बी इग्नोर और शुड बी रियलाइज। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मजे का काम है, क्या करते हैं, ऐसे 50,000 किस्म की जो ना सेंसेशन आ रही होती हैं, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करते हैं, उनको स्क्रीन कर देता है। स्क्रीन से क्या मुराद है कि कौन सी अच्छी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको काम ब्रेन तक जाना चाहिए और कौन सी फजूल इन्फॉर्मेशन है जिसको ब्रेन तक नहीं जाना चाहिए। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल बुक में दी हुई थी कि जब बेबी क्राई कर रहा होता है, ठीक है, बेबी क्राई कर रहा होता है, तो रात में मदर और फादर दोनों होते हैं, लेकिन फादर जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मदर का रेडिकुलर फॉर्मेशन डेवलप हुआ होता है इतना ज़्यादा, और इस चीज़ को मदर के लिए वो इतना सेंसेस कॉन्शियस होती है कि मदर का रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है और वो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करती है, जबकि फादर जो है वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, दूसरे रूम में सारी बातें हो रही हैं, सब हर तरह की बातें हो रही हैं, आपको कोई आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जहाँ कहीं आपका नाम लिया जाए, आपके नाम से कोई बात होगी, फ़ौरन से आपके कान खड़े हो जाएंगे, आप जाके सुन के आएंगे कि हमारे बारे में क्या बात हो रही है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है कि किस बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर रहा था वो, अब इस इन्फॉर्मेशन को उसने समझा अच्छी है, तो उसने मतलब किस इन्फॉर्मेशन को भेजना है और किसको इग्नोर करना है, यही काम होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन का। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रेन स्टेम। द ओल्डेस्ट टिश्यू फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन आर कॉल्ड ब्रेन स्टेम। सबसे ओल्डेस्ट टिश्यू है जो कि 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर मिड ब्रेन आ जाता है, फिर आ जाता है ब्रेन स्टेम जिसको स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या होता है कि ये एक स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पहले ब्रेन होता है, ब्रेन के बाद आता है फोर ब्रेन होता है, फिर आता है मिड ब्रेन के बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर आ जाता है हमारे पास ब्रेन स्टेम, फिर उसके नीचे एक्सटेंशन क्या कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन आ रहे हैं, ये तीनों का काम को, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इन तीनों का कंबाइंड फंक्शन दिया है कि क्या करता है, ये स्लीप एंड वेकनिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में तकरीबन वाइटल एक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये हमारी स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को भी रेगुलेट करता है। फिर आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, अ थिक व्हाइटिश नर्व कॉर्ड दैट लाइज इन दी below the medulla oblongata and extend down through the neural canal of the vertebrae up to the hip is called spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, एक वाइट सी थिक सी रस्सी की तरह की वाइट सी एक कॉर्ड होती है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर पार्ट से स्टार्ट हुई हुई होती है और पूरी एक्सटेंड करती है कहाँ तक, सैक्रल वर्टिब्रा तक, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर रन करती है। मैंने ऊपर प्रोटेक्शन में भी बताया था कि वर्टिब्रल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करती है, ठीक है। कहाँ तक जाती है, सैक्रल वर्टिब्रा तक जाती है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन लें तो हमें कैसी नज़र आती है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 एरियाज। जब हम इसको कट करके देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। अनलाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हैज़ ए ग्रे मैटर इनसाइड सराउंडेड बाय वाइट मैटर ऑन द आउटसाइड। The gray matter has the shape of an edge. The first synapse of each sensory neuron is located in the gray matter। स्पाइनल कॉर्ड का जब हम कट सेक्शन ले रहे तो इसके 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट जो होता है ना, इसका वाइट मैटर होता है, और इनर पार्ट जो है ना, एक एच शेप की कैविटी टाइप की बनी हुई होती है, उस एच शेप के अंदर सारा ग्रे मैटर लाई किया हुआ होता है। तो हम बोलते हैं कि इसका इनर पार्ट में ग्रे होता है और आउटर क्या होता है, वाइट मैटर होता है। और ग्रे मैटर में ही क्या होता है, सारे जो एक्सॉन्स होते हैं उनका साइनैप्स होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल और बाकी इंटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़, ये सब कहाँ लाए किए हुए होते हैं, ग्रे मैटर के अंदर होते हैं। सारे न्यूरॉन्स की जो ना सेल बॉडीज़ होती हैं ग्रे मैटर के अंदर। देन सेंट्रल कैनाल, द नैरो सेंट्रल कंटेनिंग the narrow central containing cerebrospinal fluid runs through the middle of the spinal cord। This fluid brings nutrient to the spinal cord। ठीक है, सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या मौजूद होता है, नैरो सेंट्रल कैनाल होता है, उसके अंदर क्या मौजूद होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये पूरा रन करा हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड को। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, मेनिंजीज होती है, उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उन मेनिंजीज के दरमियान, और फिर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। फिर आ जाती है स्पाइनल नर्व्स।
स्पाइनल नर्व्स का बड़ा ही अहम रोल है, क्योंकि इसका अगला जो टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें हम पूरा स्पाइनल नर्व को ही डिस्कस करेंगे। द नर्व arises from the spinal cord is called spinal nerve. Each spinal nerve is divided into two roots just before it joins the spinal cord, dorsal root and ventral root. ये जो स्पाइनल नर्व है इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है कि किस तरह से फॉर्म होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली दो रूट्स होती हैं, एक होती है डॉर्सल रूट, एक होती है वेंट्रल रूट। वेंट्रल मतलब आगे वाली, डॉर्सल मतलब पीछे वाली। तो स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाले साइड से एक रूट निकलती है जिसे हम कहते हैं वेंट्रल रूट, और स्पाइनल कॉर्ड के पीछे वाले साइड से एक रूट निकलती है जिसे हम कहते हैं डॉर्सल रूट। ठीक है, ये दोनों रूट्स मिल के कंबाइन होके जब दोनों रूट्स अलग अलग निकलती हैं, डॉर्सल रूट निकलती है, स्पाइनल रूट निकलती है, वेंट्रल रूट निकलती है, ये दोनों रूट आगे जब यूनाइट हो जाती है तो ये फॉर्म कर देती है स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये तो एक हो गई एक बात। फिर आ जाती है एक और बात कि डॉर्सल रूट जो है ना, जैसे वेंट्रल रूट जो है ना वो सिंपल पूरी बस एक रूट आ रही है। जो डॉर्सल रूट है, डॉर्सल रूट आती है और उसके आने के बाद एक स्वेलिंग होती है, एक पार्ट होता है, एक जगह होती है वहाँ पे थोड़ी सी स्वेल होती है। उस स्वेल होने के बाद फिर वो आगे फिर से वही अपनी रूट कंटिन्यू करती है। तो उस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। गैंग्लियन क्या होते हैं, न्यूरॉन्स आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड या आउटसाइड द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से तो निकल गई है ना रूट, मैंने आपको क्या बोला कि निकल रही है, तो उसके बाहर जो न्यूरॉन्स या वो है सेल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, गैंग्लियन। तो ये वेंट्रल रूट में ऐसी कोई स्वेलिंग नहीं है। डॉर्सल रूट में तो आप इसको पहचानने के लिए भी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि वेंट्रल रूट फ्रंट वाली है, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं है। डॉर्सल रूट बैक साइड वाली है, उसके अंदर क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन मौजूद है। ठीक है, ये हो गई एक बात। इसके अलावा जो डॉर्सल रूट है इसके अंदर कौन से न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, इसका काम क्या होता है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और जो मोटर वेंट्रल रूट होते हैं उसके अंदर कौन से होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो जो स्पाइनल नर्व्स है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये जब बॉडी को सप्लाई कर रही होती हैं तो ये पूरी नर्व्स है ना पूरी सप्लाई कर रही है, तो इसके अंदर दोनों कंपोनेंट है। इस नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी है और इस नर्व के अंदर मोटर न्यूरॉन भी है। तो सेंसरी, देखिए मैंने आपको कहा था कि दोनों रूट्स आई, उन्होंने यूनाइट होकर क्या बना दी, स्पाइनल नर्व बना दी। तो अब स्पाइनल नर्व ने सप्लाई कर दिया हार्ट को या किसी भी ऑर्गन को या पूरी बॉडी को। ठीक है, अब कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है, वार्म है, कोल्ड है, तो इस मैसेज को उस स्पाइनल नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा। ठीक है, जब सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा तो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल नर्व तक तो दोनों साथ चलेंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ रन करेगा, वो डॉर्सल रूट में रन करेगा। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट के अंदर से रन करता हुआ ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन में वो इंटर न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, इंटर न्यूरॉन के बाद मोटर नर्व से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए वो मैसेज देगा। और मोटर न्यूरॉन कहाँ से निकलेंगे, वो वेंट्रल रूट से निकलेंगे। ठीक है, मोटर न्यूरॉन कहाँ से निकलेंगे, वेंट्रल रूट से निकलेंगे। तभी हमने बोला है कि मोटर न्यूरॉन रन इन द वेंट्रल रूट एंड सेंसरी न्यूरॉन रन इन द डॉर्सल रूट। तो ये मिलके क्या फॉर्म करते हैं, स्पाइनल नर्व फॉर्म करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, सर्व एज एन एक्सप्रेस। तो स्पाइनल कॉर्ड काम क्या करती है कि ये एज एन एक्सप्रेस वे काम करती है फॉर सिग्नल बिटवीन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो द कंट्रोल सेंटर फॉर मैनी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, सिग्नल्स रन करवाती है, एज एन एक्सप्रेस वे काम करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ANS क्या है ये भी अभी आपको मैं आगे वाले टॉपिक में बताऊंगी, फिर मैं दोबारा से रिलेट करूँगी। ठीक है, और इसके पास बहुत सारे सेंटर्स होते हैं फॉर वाइटल एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, ब्रीदिंग है, इसके सेंटर्स जो है, रिफ्लेक्सेस सेंटर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होते हैं। जैसे जो पोलियो के बच्चे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे से पैरालाइज हो जाते हैं, मूव नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। तो क्या होता है कि पोलियो वायरस जाके जो है ना स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है तो उनके रिफ्लेक्स सेंटर जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो वो नीचे से पैरालाइज हो जाते हैं, उनकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, वो मूव नहीं कर पाते। तो इस तरह से आप स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को भी याद रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप
दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.